बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल्स के हवाले से हम दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे और मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी आप एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल्स के हवाले से कॉन्सेप्ट या आइडियाज़ पढ़ेंगे, ये चैप्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडियाज़ जो है रखता है अपने अंदर, और इसको अगर आपने समझ लिया तो बाकी की चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम राइटिंग प्रोसेस रखा गया है, तो राइटिंग प्रोसेस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस कौन सी हैं? प्री राइटिंग स्टेज, आउटलाइनिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, और फाइनली जो है पीयर रिव्यू एंड फीडबैक। तो ये तकरीबन 6 आइडियाज़ हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं राइटिंग प्रोसेस के हवाले से। और ये जितने भी स्टेजेस आपने पढ़ी, इनकी आगे फिर कुछ सब स्टेजेस भी हैं। तो जनाब, जब आपको कोई ऐसे दिया जाता है या कोई टॉपिक दिया जाता है कि उसके ऊपर आप ऐसे लिखें, तो अमूमन आपके सामने दो किस्म की स्टेजेस होती हैं। या तो आप टाइम बाउंड होते हैं, जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है, या अमूमन आम एग्जाम्स के अंदर होता है कि आपको एक ख़ास दौरानिया दिया जाता है 2 घंटे का, 3 घंटे का, और उसमें आपने वो ऐसे कंप्लीट करना होता है। या फिर आपको जो है वो एक एज एन असाइनमेंट दिया जाता है कि आप अपनी रिसर्च करें और उसके बाद जो है आप अपना ऐसे जो है वो सबमिट करवाएं। तो दोनों सूरतों के अंदर जो हैं, अगर ये आइडियाज़ जो हैं आप इनको मद्देनज़र रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो सबसे पहली स्टेज तो होती ही प्री राइटिंग स्टेज है, और प्री राइटिंग का मतलब होता है लिखने से पहले की स्टेज, ठीक है। और लिखने से पहले की स्टेज में आप क्या करते हैं? नेचुरल बात है कि आपके सामने टॉपिक आता है तो आप टॉपिक के बारे में सोचते हैं और आप अपने एक्सपीरियंसेस को जो है आप रिकॉल करते हैं कि इस टॉपिक के हवाले से मैं रियल लाइफ में जो हूँ किसी ख़ास तजर्बे से गुजरा हूँ और मुझे क्या-क्या मसाइल या क्या-क्या यानी कि मेरी जो है ना मुशाहिदात उस हवाले से रहे। या फिर अगर आप जो हैं दूसरे लोग जो हैं इस हवाले से आपको नज़र आए हैं सोसाइटी के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से कुछ तजुर्बात से गुजरते हुए, तो आप उनके बारे में बात करते हैं। तो ये दोनों डायमेंशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि आपको टॉपिक दिया जाता है कि द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन। तो आप ज़रा अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉल कर सकते हैं कि कोविड-19 के दौर के अंदर जो था, जब एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हुई, तो उसके नतीजे में क्या-क्या तब्दीलियाँ जो हैं वर्ल्ड लेवल पर हुई, और कैसे जो है ज़ूम डेवलप हुआ या गूगल क्लासरूम डेवलप हुआ, और आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, आपके कॉलेज के अंदर जो है वो चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट हुई, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो है आपकी लर्निंग का लेवल कैसा रहा, आपको क्या-क्या चीज़ें आसान लगी, क्या-क्या चीज़ें डिफ़िकल्ट लगी, किन-किन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत आपको पेश आई। तो प्री राइटिंग स्टेज के अंदर जो है आप ये सारी चीज़ें जो हैं ज़हन में रिकॉल करते हैं। और आउटलाइनिंग जो कि एक और इम्पॉर्टेंट स्टेज है, हमने देखा है, तो आप जो है इन चीज़ों के आउटलाइन जो है वो लिखते जाते हैं, पॉइंट्स की सूरत में आप इनको जॉट डाउन करते जाते हैं। प्री राइटिंग स्टेज में दूसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है रीडिंग फॉर आइडिया जनरेशन, ठीक है, कि आप चीज़ों को पढ़ते हैं और अपने आइडियाज़ जो हैं उस हवाले से जो है ना और ज़्यादा जो है वो गेन करते हैं। जैसे कि अगर आपको टॉपिक दिया जाता है क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, तो आप जो है महकमा मौसमियात की ख़बरें या रिपोर्ट्स जो कि शाया की गई हैं उनके हवाले से आप पढ़ते हैं और अपना यानी कि एक नुक्ते नज़र जो उस हवाले से आप डेवलप करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर क्या-क्या तब्दीलियाँ पेश आ रही हैं और उसमें हमें जो है क्या सीखना चाहिए, कौम को क्या सिखाना चाहिए। यानी कि रीडिंग फॉर आइडिया जनरेशन में आप रिसर्च वर्क्स पढ़ते हैं और आप उन रिसर्च वर्क्स को भी जो है अपनी राइटिंग का हिस्सा बनाते हैं, ऐसे का हिस्सा बनाते हैं, और वो असल में आपकी राइटिंग को एक ख़ास क्रेडिबिलिटी देते हैं, एक ख़ास जो है एक एतबार देते हैं कि जो भी बात आप कर रहे हैं बाकायदा सनद से कर रहे हैं और वो उसको जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है और उसको वैल्यू दी जा सकती है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्री राइटिंग स्टेज के अंदर जो एक स्टेज आती है वो आती है जनाब आपकी फ्री राइटिंग। और ये फ्री राइटिंग स्टेज जो है पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए है बाय द वे जिनको के टाइम मिला हुआ है कि ठीक है आप 2-3 दिन के अंदर अपना ऐसे जो है वो जमा करवा दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं या फिर अगर आप जो है कोई और यानी कि एग्जाम है जो कि 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आपने अपनी टास्क जो है ऐसे राइटिंग का उसको मुकम्मल करना है, तो वहाँ पर तो यकीनन आपको स्ट्रेट अवे अपनी आउटलाइन लिखने के बाद आपको जो है अपना ऐसे जो है उसको शुरू करना है और उसमें भी ये आइडियाज़ जो हैं वो काम आएँगे। लेकिन ये फ्री राइटिंग जो है ये एक किस्म की ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही ली जा सकती है जैसे कि अगर एक बच्चा जो है उसने साइकिल चलाना सीखना है तो वो एक खाली मैदान के अंदर चला जाता है और फिर वो साइकिल चलाना शुरू करता है। इस चीज़ से कतई नज़र कि वो गिरता है या क्या होता है उसके साथ, क्योंकि उसको मालूम है कि भई ये एक हरा-भरा मैदान है और यहाँ पर जो है अगर मैं गिर भी जाता हूँ तो मुझे कोई इतनी ख़ास चोट नहीं लगेगी, कोई इतनी ख़ास ट्रैफ़िक नहीं है। तो लिहाज़ा यहाँ पर गलतियाँ करना जो है मैटर नहीं करता है, बल्कि मुझे जो बेसिक डायनामिक्स हैं कंट्रोल के उनको जो है वो सीखना है। तो फ्री राइटिंग स्टेज के अंदर भी जो है आपको आपका टीचर या आप अपने आप को खुद जो है कोई 5 या 10 मिनट का टाइम देते हैं कि जनाब ठीक है, मैंने इसके अंदर जो है जो कुछ भी मेरे ज़हन के अंदर आ रहा है इस आइडिया के हवाले से उसको मैंने लिखना है, और आप उसको लिखना शुरू करते हैं। तो लिहाज़ा जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस फॉर स्टूडेंट,
ये एक टॉपिक दे दिया गया आपको और आपने जो है उसके हवाले से जो है लिखना शुरू कर दिया रैपिडली। और ये यानी कि एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है जिसमें आप जो बेसिक मैकेनिज्म्स होते हैं राइटिंग के उनको आप सीखते हैं आप। और यहाँ पर आपका जहन जो है वो ये सीखता है कि अगर ऐसी स्टेज आती है जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर होता है कि आपको 2-3 घंटों के अंदर अपना ऐसे मुकम्मल करना है, तो फिर आप जो है कैसे ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, तो कैसे आप ये जितने भी आइडियाज़ हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल्स के, इनको आप अपने सामने रखेंगे, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे एक अच्छा ऐसे क्रिएट करने के लिए। और याद रखें कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा आप सीखते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्री राइटिंग मेथड जो है वो आपको उनसे 3 किस्म के जो है ना वो फ़ायदे होते हैं। पहला क्या है कि इट इफेक्टिवली ओवरकम्स राइटर्स ब्लॉक। ठीक है, आप ये सीखते हैं राइटर ब्लॉक में क्या होता है कि बाज़-औक़ात लोग जो हैं वो कहते हैं जब तक मेरे पास कोई वंडरफुल आइडिया नहीं आ जाता है, मुकम्मल डिटेल नहीं आ जाती है, मुकम्मल पिक्चर नहीं आ जाती है, मैं उस वक़्त तक जो है लिखना शुरू नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास जो है 100% इन्फॉर्मेशन नहीं भी है किसी टॉपिक की, तो फिर भी जो है आपको ये आर्ट आना चाहिए कि जितनी भी नॉलेज आपके पास है, आप उसको कितने ज़्यादा खूबसूरत अंदाज़ में, इंटरेस्टेड अंदाज़ में, ऑर्गेनाइज़्ड वे में जो है आप पेश करते हैं कि पढ़ने वाला जो है वो महसूस करे कि उसने जो है यकीनन कोई नई बात सीखी है आपसे और आपने अपने मौज़ू को बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया है। लिहाज़ा क्या है कि ये जो है राइटर्स ब्लॉक को जो है ना वो ओवरकम करने में मदद देता है। यानी कि यहाँ पर आप जो है रिगार्डलेस ऑफ क्वालिटी को जो है एक तरफ रखे बगैर जो है, जो कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, आप एक यानी कि लिखना सीखते हैं। और फ्लुएंट राइटिंग जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि इसी प्रैक्टिस के नतीजे में जो है आपके अंदर पैदा होती है। दूसरे नंबर पर फ्री राइटिंग स्टेज जो है वो आपके अंदर जो है वो जो एक कंट्रोल्ड थिंकिंग है उसके यूँ समझिए कि बेड़ियों से या जंजीरों से वो आपको आज़ाद करती है और आपको जो है यूनिक आइडियाज़, यूनिक पर्सपेक्टिव्स या सोचने के अलग ज़ाविये जो हैं उस मौजू के हवाले से जो है उनसे वो मुतारिफ़ करवाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आइडिया को या आपके ऐसे को एक यूँ समझिए कि ओरिजिनैलिटी देने में, एक इनफरादियत देने में कि आपने जो लिखा है वो दूसरों से ज़्यादा मुनफरिद कैसे है। और आखिर में जो है तीसरी अहम बात क्या है कि फ्री राइटिंग जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग को इनकरेज करती है। आप परफेक्शनिज़्म का शिकार नहीं होते हैं बल्कि आप एक्सप्लोर करते हैं नए-नए आइडियाज़ को, और ये नए-नए आइडियाज़ और ये जो अनकंट्रोल्ड थिंकिंग होती है यही आपकी ओरिजिनैलिटी को भी वाज़ेह करती है। ये वाज़ेह करती है कि आपका ऐसे जो है दूसरे लोगों के ऐसे से कैसे मुख्तलिफ है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं एक ही मौजू के ऊपर ऐसेज़ लिखें और उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जो डेटा है वो एक ही जैसा हो, लेकिन उस डेटा को जो आप डील कर रहे हैं और उस डेटा को जो डिफरेंट एंगल से आप देख रहे हैं वो आपका मुख्तलिफ हो सकता है और किसी और लिखने वाले का मुख्तलिफ हो सकता है। तो ये जो ओरिजिनैलिटी है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये भी जो है वो प्री राइटिंग मेथड्स के नतीजे में जो है वो ज़ुहूर पज़ीर होती है। और प्री राइटिंग मेथड्स हमने आपको बता दिए कि जो हैं वो 3 किस्म के और भी बहुत सारे हो सकते हैं जब आप एक्सप्लोर करें तो जो मेन यहाँ पर आपकी किताब के अंदर बताए गए हैं वो हैं कि आप जो हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, जो ज़ाती तजर्बात हैं उनको आप ज़रा प्रूव करें। सोसाइटी के अंदर अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशन उस टॉपिक के हवाले से तो उनको भी आप ज़रा प्रूव कीजिए। नंबर 1। नंबर 2 जो है आप रीडिंग फॉर जनरेटिंग आइडियाज़ करते हैं, तो आप रिसर्च वर्क्स पढ़ते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं या ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड होती हैं। और नंबर 3 आप फ्री राइटिंग करते हैं। और फ्री राइटिंग में आप क्या करते हैं कि आप जो है इस चीज़ से कतई नज़र कि आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आप कितने ज़्यादा कोहेरेंट हैं, कितने ज़्यादा लॉजिकल हैं, आप जो है बस उस टॉपिक के हवाले से जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं। और ये लिखना भी जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करता है। ये सिखाता है आपको कि अगर आप टाइम बाउंड हों और आपने मुख्तसर वक्त के अंदर जो है एक बहुत ही अच्छा ऐसे क्रिएट करना है, तो फिर आप कैसे जो है लॉजिकल रह सकते हैं, कोहेरेंट रह सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा मौसर अंदाज में अपने आइडियाज़ को पेश कर सकते हैं। उसके बाद जनाब प्रोसेस राइटिंग का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आउटलाइनिंग। ठीक है, और आउटलाइनिंग में जैसा कि बताया जा रहा है कि आउटलाइनिंग सर्व्स एज द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ एनी वेल ऑर्गेनाइज्ड रिटन असाइनमेंट। कि आपकी आउटलाइन जो है वो एक स्ट्रक्चरल फाउंडेशन होती है, क्योंकि उस आउटलाइन की बुनियाद पर जो है आप आगे चलकर जो है मजीद उस ऐसे को जो है आप डेवलप करते हैं। तो जितना ज़्यादा अच्छी आपकी आउटलाइन होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा जो है आपका ऐसे जो है वो होगा। तो उसमें आउटलाइनिंग में भी अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपका इंट्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से आइडियाज़ आने चाहिए, आपके जो मेन बॉडी जो है उसके बाद उसमें कौन कौन से आइडियाज़ आने चाहिए। मेन बॉडी के अंदर जो है आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करेंगे। आप ये भी डिस्कस करेंगे कि यानी कि उस के हवाले से नेगेटिव क्या-क्या आइडियाज़ हैं या पॉजिटिव आइडियाज़ क्या-क्या हैं उस टॉपिक के हवाले से। और फाइनली आप कंक्लूड करते हैं, आप एक अपनी राय देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोज़ आर्गुमेंटेशन, या वो सारी की सारी बहस जो कि आप ऊपर से जो है आपने शुरू की अपने थीसिस स्टेटमेंट से लेकर मेन बॉडी पर आकर, तो फाइनली आप जो है कंक्लूजन उसका करते हैं। तो आउटलाइनिंग के अंदर इन तीनों स्टेजेस को सामने रखते हुए और इन तीनों स्टेजेस के अंदर जो सब स्टेजेस हैं उनको सामने रखते हुए जब आप जो है आउटलाइन लिखते हैं तो आपकी आउटलाइन जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये इट अलाउज स्टूडेंट्स टू लॉजिकली अरेंज देयर आइडियाज बिफोर ड्राफ्टिंग बिगिंस। ड्राफ्टिंग जो कि एक अगली स्टेज है, उससे पहले आपकी आउटलाइनिंग जो है वो आपको हेल्प देती है कि आप कैसे अपने आइडियाज़ को लॉजिकली
ऑर्डर में लेकर आएँ। अच्छा जी, आउटलाइनिंग के हवाले से जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडियाज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं और वो आपको ज़हन में रखने चाहिए कि आउटलाइनिंग जो है वो 3 किस्म की हो सकती है। नंबर 1 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अपने आइडियाज़ को आउटलाइन कर सकते हैं। नंबर 2 जो है स्पेशियल ऑर्डर के अंदर आप कर सकते हैं और नंबर 3 जो है आप ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस के तहत अपने आइडियाज़ को यानी कि आउटलाइन कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर आपके आइडियाज़ की अरेंजमेंट जो है वो टाइम बेस्ड है, यानी कि अगर आप जो है बताते हैं कि पहली तारीख को क्या हुआ, दूसरी तारीख को क्या हुआ, तीसरी तारीख को क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो जब आप यानी कि टाइम का एलिमेंट सामने रखते हैं तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं और ये पर्टिकुलर जो आउटलाइनिंग की जो एक टेक्निक है, ये भी ख़ास किस्म के जो मौज़ूआत हैं उनके हवाले से बहुत ही ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव होती है। जैसे कि अब यहाँ पर एक हमें एग्जाम्पल दी गई है कि हाउ टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप इन AIOU। तो अब इसके अंदर जो है कुछ स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स जो हैं आप कहेंगे कि जी सबसे पहले आप ये करें, उसके बाद आप ये कीजिए, उसके बाद आप ये कीजिए। तो दैट इज़ हाउ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर स्टेप वाइज़ जो है आप अपने आइडियाज़ को जो है ना वो बयान करेंगे। उसके बाद आ गया जनाब आपका स्पेशियल ऑर्डर, ठीक है? और स्पेशियल ऑर्डर ऑर्गेनाइजेस डिटेल्स बेस्ड ऑन फिजिकल अरेंजमेंट मेकिंग इट आइडियल फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है? कि जो स्पेशियल ऑर्डर होता है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल्स के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूज़फुल होता है और इसमें क्या है कि आप जो डिटेल्स होती हैं वो पेश करते हैं फिजिकल अरेंजमेंट को सामने रखते हुए। अब फिजिकल अरेंजमेंट क्या है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि अच्छा जनाब इसके सामने क्या था, इसके लेफ्ट में क्या था, इसके राइट में क्या था, इसके बैक साइड पर क्या था और ये खुद देखने में कैसा नजर आ रहा था। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक उन्होंने टॉपिक दिया है, अ ट्रेडिशनल पाकिस्तानी वेडिंग सेरेमनी। यहाँ पर जो है अ राइटर माइट स्टार्ट बाय डिटेलिंग द एंट्रेंस डेकोरेशन, मूव ऑन टू द सीटिंग अरेंजमेंट फॉर गेस्ट्स, देन फोकस ऑन द स्टेज वेयर द ब्राइड एंड द ग्रूम सिट, एंड फाइनली हाईलाइट द फूड स्टॉल्स एंड पेरिफेरी। तो अब ये सारी बातें जो हैं वो डिटेल्स के अंदर आ गई, स्पेशल डिटेल्स के अंदर आ गई कि जनाब वो जब आप जाते हैं कुछ किसी ट्रेडिशनल शादी के अंदर तो वहाँ पर जो आपको क्या-क्या नज़र आता है जब आप यानी कि शादी वाले जो हॉल में या घर में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले क्या डेकोरेशन के अंदर चीज़ें आपको नज़र आती हैं, उसके बाद जो है गेस्ट्स की अरेंजमेंट किस किस्म की होती है और उसके अलावा जो है आपका जो यूँ समझिए कि स्टेज जो है ब्राइड का और ब्राइडग्रूम का जो है वो कैसा होता है और उसके बाद खाना जो है वो कैसे सर्व किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो अब ये जो है ये स्पेशल ऑर्डर हो गया किसी भी चीज़ को पेश करने का। या अब ये स्पेशल ऑर्डर जो है ये जैसा कि नाम ही से ज़ाहिर है कि स्पेस से ये लफ्ज़ निकला है, ठीक है ना? तो अगर आप जो है किसी ऑब्जेक्ट को जैसे मीनार पाकिस्तान को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, या शाही किला को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है आप बताएँगे कि जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो क्या नज़र आता है, लेफ्ट साइड पर क्या है, राइट साइड पर क्या है, कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ें, तो ये स्पेशल ऑर्डर हो गया इसका। उसके बाद जनाब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आउटलाइनिंग की टेक्निक है वो है ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है? और जैसा कि नाम ही से जाहिर है कि आप फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट, कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आप उनको पहले बयान करते हैं और जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको आप जो है यानी कि बाद में आप उनको बयान करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस प्रायोरिटाइजेज इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है? उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी अहमियत को सामने रखते हुए जो है ना इन्फॉर्मेशन को जो है ना फिर जो है डिसाइड किया जाता है। तो राइटर्स कैन चूज टू प्रेजेंट देयर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट फर्स्ट टू इमीडिएटली कैप्चर द अटेंशन ऑफ द रीडर, ठीक है? कि सबसे पहले तो पावरफुल आइडियाज को सामने रखें ताकि आपका रीडर जो है वो आपकी बात की अहमियत को समझे कि आप क्या बात कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया, इंप्रूविंग इंटरनेट एक्सेस इन रूरल पाकिस्तान फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। यहाँ पर राइटर सबसे पहले क्या कर सकता है कि राइटर माइट फर्स्ट डिस्कस द इकोनॉमिक बेनिफिट। उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स को वो डिस्कस करेगा कि इंटरनेट एक्सेस अगर रूरल एरियाज में हो तो फिर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या क्या होंगे और उसके बाद जो है कैसे जॉब्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, ई कॉमर्स को जो है ना वो ग्रोथ मिलेगी और उसके यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आइडियाज हैं बिफोर एड्रेसिंग एजुकेशनल डिसएडवांटेजेस। उसके बाद जो है उसके एजुकेशनल एडवांटेजेस को जो है वो डिस्कस करेगा और उसके बाद जो है ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज को और फिर जो है मजीद जो परेशानियां इस हवाले से जो है गांव देहातों के अंदर वो लोग जिनको कि इंटरनेट एक्सेस इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है तो उनको जो है वो डिस्क्राइब करना शुरू करेगा। तो ये जनाब आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो गए आउटलाइनिंग के, कि आप आउटलाइनिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर कर सकते हैं, स्पेशियल ऑर्डर के अंदर कर सकते हैं और ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के तहत आप चीज़ों को जो है आउटलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक और बात समझ में आती है कि जो आउटलाइनिंग है उसको आप हमेशा करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर टॉपिक। आप अपने टॉपिक को देखकर भी जो है ये डिसाइड करेंगे कि अच्छा इसको मैंने जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन को इसके अंदर पेश करना है या स्पेशियल ऑर्डर के अंदर पेश करना है या अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस मैंने अपनी आइडियाज़ को इसके अंदर पेश करना है, या वो जो पर्पज़ है आपका वो भी जो है वाज़ेह करता है कि आपने क्या सिर्फ इन्फॉर्म करना है। अगर आपने मेयर इन्फॉर्म करना है तो फिर जो है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपने एक्सप्लेन
करना है चीज़ों को, तो फिर तो जो है आप जो है स्पेशल ऑर्डर को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने जो है परस्यूएट करना है, तो यकीनन उसमें जो है ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप सबसे पहले पावरफुल आइडियाज़ को रखें ताकि आपका पढ़ने वाला जो है वो कन्विंस हो कि आप क्या बात कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपकी आसानी के लिए जो है ये चार्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के में क्या होता है, स्पेशल ऑर्डर के अंदर क्या होता है और ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के अंदर क्या होता है। कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो है आप एक्सप्लेन करते हैं किसी भी चीज़ की हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री भी आपको मालूम है कि वो डेट वाइज एक्सप्लेन की जाती है, या फिर जो है आप कोई स्टोरी रिलेट करते हैं और उसमें भी जो है आप आइडियाज़ को जो है अकॉर्डिंग टू देयर हैपनिंग कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आप बयान करते हैं। टू एक्सप्लेन हाउ टू डू और मेक समथिंग, तो ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आ जाता है कि किसी चीज़ के करने का प्रोसेस क्या है। उसके अलावा टू एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द प्रोसेस, और ये प्रोसेस की बात हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, जो स्पेशल ऑर्डर होता है उसके अंदर आप के मकासद क्या होते हैं या किस किस्म के आप काम करते हैं जब आप स्पेशल ऑर्डर के अंदर आउटलाइन करते हैं। टू हेल्प रीडर विजुअलाइज समथिंग एज यू वांट देम टू सी इट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत बात ये की कि आप जो है आप उनको विजुअलाइज करने में, इमेजिन करने में हेल्प करें कि आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, वहाँ पर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और वो ऑब्जेक्ट जो हैं जो मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं उस चीज़ की, उसके इर्द गिर्द, और वो चीज़ बजाते खुद जो है उनके बीच में जो वो कैसी लग रही है, तो आप वो वाज़े करते हैं। जैसे अगर आप जो है मोहनजोदड़ो का विजिट जो है उसको आप बयान करते हैं, तो आप बयान कर सकते हैं कि वहाँ पर जो है आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आईं और उनके यानी कि लेफ़्ट साइड पर क्या है, राइट साइड पर क्या है। तो इस तरीके से जो है आप जो डिटेल्स देते हैं वो आप उनको, अपने रीडर को मदद करते हैं कि वो विजुअलाइज करना सीखे जो बातें आप उनको बता रहे हैं। टू क्रिएट अ मेन इंप्रेशन यूजिंग द सेंस, साइट, टच, टेस्ट, स्मेल एंड साउंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी आ गई कि स्पेशल ऑर्डर के अंदर जो है आप मेन इंप्रेशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और आप अपील करते हैं सेंस ऑफ साइट को, सेंस ऑफ टच को, सेंस ऑफ टेस्ट को, सेंस ऑफ स्मेल को और सेंस ऑफ साउंड को, कि वहाँ पर जब आप गए तो आपको किस किस्म की स्मेल आ रही थी, किस किस्म की अगर आपने कोई चीज़ खाई है तो वो खाने में कैसी थी, या किसी चीज़ को जब आपने छुआ तो वो छूने में कैसी थी, या कोई आवाज़ें अगर आपको आ रही हैं तो उनको भी आप डिस्क्राइब करते हैं, या फिर आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं तो उनकी भी आप जो है ना वो एक इलेबोरेशन करते हैं। तो स्पेशल ऑर्डर इन दो चीज़ों के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप विजुअलाइज करवाते हैं और आप महसूस करवाते हैं अपने रीडर को। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप कोई भी आउटलाइन लिखेंगे तो आप इन स्टेजेस को सामने रखेंगे कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या बातें करनी है, उसके बाद आपकी मेन बॉडी आ जाएगी। तो मेन बॉडी के अंदर जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं आपके टॉपिक्स के हवाले से, यानी कि उसकी फेवर में जो बातें की जाती हैं, उसके अगेंस्ट में जो बातें की जाती हैं, उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो भी आप जो है ना उनको जक्स्टापोज करेंगे और उनको वे आउट करेंगे। वे आउट का मतलब उनका मुआवजा करेंगे, उनके अंदर एक वजन क्रिएट करेंगे कि भाई कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है, और उसके बाद आप जो है वो कंक्लूड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस आइडियाज़ कि आप पहले क्या क्या बातें कर चुके हैं। तो इनको सामने रखकर जो है आप अपनी बात को जो है उसका इख्तिताम करेंगे। नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है ड्राफ्टिंग की, और ड्राफ्टिंग जो है एक बहुत ही, यानी कि यूँ समझिए कि ये वो स्टेज है जब आपने आउटलाइन को मुकम्मल कर लिया, आपने जो सोचना था अपने टॉपिक के हवाले से सोच लिया और अब आपने अपने आइडियाज़ को जो है वो लिखना शुरू किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है और ये जितना ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो बाद वाली स्टेज जो है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। बल्कि आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठते हैं या फिर आपको जो है टाइम बाउंड, यानी कि जब ऐसेज आपने लिखने होते हैं जिसमें आपने 1 घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर अपने ऐसे को ख़त्म करना होता है, तो ये ड्राफ्टिंग स्टेज ही आपकी असल में फाइनल स्टेज होती है। तो यहाँ पर जो है आप जितना ज़्यादा जो है नीट एंड क्लीन ग्रामेटिकली रहेंगे, जितना ज़्यादा जो है आप लॉजिकल रहेंगे, जितना ज़्यादा जो है आप कोहियरेंट और कोहेसिव रहेंगे अपने आइडियाज़ की एक्सप्लेनेशन में, और जितना ज़्यादा आप गलतियों से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा जो है आपका एक इम्पैक्ट होगा। और ये अगेन जो है आप इसको भी एक फ्री राइटिंग की स्टेज में आप ले सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम से पहले घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप स्ट्रेट अवे जो है आप ये सीखें कि आपने कैसे जो है शुरू के आइडियाज़ को इंट्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा अच्छा पेश करना है लॉजिकल वे में, उसके बाद जो है आपने आगे कैसे बढ़ना है और कैसे फाइनलाइज करना है। तो ड्राफ्टिंग के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फ्लूइडिटी ओवर परफेक्शन, कि आपने जो है परफेक्शन के बजाय जो है आपने फ्लुएंट रहना है ज़्यादा। आपके आइडियाज़ के अंदर एक फ्लो नज़र आना चाहिए। अगर आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे तो फिर यहाँ पर जो है एहतमाल इस चीज़ का है कि आप इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ और इनफरादियत के साथ जो है अपनी बात को जो है वो पेश नहीं कर सकेंगे, इतना ज़्यादा फ्लो के साथ आप बात को पेश नहीं कर सकेंगे। और कम्युनिकेशन में खासतौर पर ये जो ऐसे है, ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसके अंदर फ्लो ऑफ आइडियाज़ जो है बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ड्राफ्टिंग का, वो है स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ डेवलपमेंट। इसके हवाले से हम अपने पिछले वीडियो के अंदर जो है एक्सपोजिटरी राइटिंग हम बता चुके हैं कि स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ जो होता है वो उसके अंदर एक टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर उसके इर्द गिर्द जो मेन डिटेल्स होती हैं, और उसके बाद जो है यूँ समझिए कि जो एक सिंगल मेन आइडिया जो है उसको आपने जो है सामने रखना है किसी भी पैराग्राफ को डेवलप करते हुए। ऐसा ना हो कि एक ही पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे जो है मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ को आप जो है ना वो डाल दें। तो लिहाजा वन पैराग्राफ शुड बी अबाउट वन सिंगल मेन आइडिया। तीसरी अहम बात है कि जो लॉजिकल
फ्लो है आइडियाज़ के दरमियान, वो नज़र आना चाहिए आपकी ड्राफ्टिंग के बीच में ना। और ये भी जो है प्रैक्टिस से ही आता है, ये एकदम से जो है यकीनन नहीं आ सकता। जितना ज़्यादा आप लिखते जाएंगे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, अगर आप जो है 30-40 मिनट अगर आप लिखते हैं, तो जितना ज़्यादा आप लिखते हैं उतना ही ज़्यादा जो है ये प्रैक्टिस आपकी आगे चलकर आपको फ़ायदा देती है। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है कि इनकॉर्पोरेट रिसर्च, कि आप जो है बजाय इसके कि जेनरिक आइडियाज़ दें, एक जनरल वे के अंदर जो है बात करें, आप रिसर्च बेस्ड बात करें कि भाई फला रिपोर्ट के तहत ये बात सामने आई है, फला रिपोर्ट के तहत ये बात सामने आई है, या फला रिसर्च के अंदर जो है मैंने इस चीज़ को पढ़ा है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो आइडिया होता है उसको वो सब्सटेंशिएट हो जाता है, वो पावरफुल हो जाता है, अनडिनाइबल हो जाता है। ड्राफ्टिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है रिवाइजिंग और एडिटिंग की। और अगेन जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्टेज भी जो है उसी सूरत के अंदर आती है जब आपको 2-3 दिन दिए गए हों कि जनाब आप, जैसे कि आप अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो आपने सवालात के जो जवाबात असाइनमेंट्स की सूरत में लिखने होते हैं, तो वो भी ऐसे ही होते हैं। तो वहाँ पर भी आपको एक वक्त मिल जाता है कि आप अपने जवाबात को जो है वो रिवाइज़ कर लें, एडिट कर लें। और रिवाइज़ जो है वो क्या है कि आपने अपने आइडियाज़ को री एग्जामिन किया और आपने उनको जो है देखा कि जो बिग पिक्चर वो क्रिएट कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और उसके अंदर फिर आप जो है डिसाइड करते हैं कि कौन सी बात जो है उसको मैं अब ओमिट कर सकता हूँ, कौन सी बात जो है उसको वो मुझसे करना रह गई थी तो मैं उसको उसके अंदर शामिल कर सकता हूँ। रिवाइजिंग जो है वो ये चीज़ हो गई। और एडिटिंग जो है वो फोकस करती है किस चीज़ के ऊपर, कि फाइन ट्यूनिंग ऑफ द लैंग्वेज के ऊपर, मैकेनिक्स ऑफ द लैंग्वेज के ऊपर, वो आपकी ग्रामर के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो वो फोकस करती है। तो रिवाइजिंग और एडिटिंग जो है इस लिहाज से दो मुख्तलिफ पहलू हैं ऐसे राइटिंग की इस स्टेज पर। रिवाइजिंग और एडिटिंग में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोहिरेंस का और कोहिजन का। तो कोहिरेंस क्या है कि ग्रामेटिकल जो यूनिटी होती है आइडियाज़ की, और कोहिजन जो है वो एक आइडियाज़ जो हैं वो उनकी लॉजिकल जो एक यूनिटी होती है उसके ऊपर जो बात करते हैं। तो ये दोनों यूनिटीज़ जो इंपॉर्टेंट हैं कि ग्रामेटिकली भी जो है आपके आइडियाज़ जो हैं वो वेल कनेक्टेड होने चाहिए। आप ऐसी यानी कि लैंग्वेज यूज़ करें कि जो कि पढ़ने वाले को जो है ना आसानी हो कि कौन सी बात को किस बात के बाद जो है वो पेश किया जा रहा है, और यानी कि जो लॉजिकल जो फ्लो है आइडियाज़ का वो भी जो है वो मीनिंगफुल हो। और उसमें आपने वो जो 3 टेक्निक्स पढ़ी हैं ड्राफ्टिंग की, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होती हैं। तो सबसे आखिर में जनाब आ जाता है प्रूफ रीडिंग। और प्रूफ रीडिंग के अंदर जो है आप एक दफ़ा फिर अपने ऐसे को पढ़ते हैं और उसमें जो भी मिस्टेक्स पॉसिबल आपको नज़र आती हैं उनको जो है आप ओमिट करने की कोशिश करते हैं और ग्रामर उसका और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जनाब आखिरी बात पीयर रिव्यू एंड फीडबैक। और पीयर रिव्यू एंड फीडबैक के अंदर जो है आपके जो पीयर्स हैं, आपके साथ जो दूसरे दोस्त पढ़ रहे हैं, आप उनको अपना अपना ऐसे देते हैं जो कुछ भी आपने लिखा है और उनसे आप उनकी राय लेते हैं। और ये राय देना जो है, उनकी राय भी जो है वो टेक्निकल होनी चाहिए और आप ऐसे अपने दोस्त को वो अपना ऐसे पढ़ने को दीजिए जिसको कि वाकई जो है आपसे ज़्यादा बेहतर हो या आपकी तरह जो है वो मेहनती हो और सीखने में इंटरेस्टेड हो। तो फिर जो है वो आपको ऐसे आइडियाज़ देगा जो कि आपको इम्प्रूव कर सकेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपकी एक फीडबैक आपका टीचर भी आपको देता है। तो फीडबैक की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो यही होती है कि आपकी फीडबैक जो है वो हमेशा उसके अंदर जो है आप महज गलतियां जो है वो वाजे ना करें, बल्कि आप ये वाजे करें कि इन गलतियों को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। बल्कि आप ये सिर्फ इंप्रूवमेंट्स जो नीडेड हैं वो आप वाजे करने की कोशिश करें कि यहाँ पर आपने जो है फैक्ट्स के साथ जो अपनी बात को पेश नहीं किया है, यहाँ पर आपको जो है आपका ग्रामर सही नहीं था, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखा जा सकता था। तो एक वो जो एक सैंडविच फीडबैक अप्रोच होती है वो क्या होती है जनाब, कि आप एक अच्छा सबसे पहले जो है ना पहलू उस ऐसे का वाजे करते हैं या उस पैराग्राफ का वाजे करते हैं। उसके बाद जो है आप बताते हैं कि इसके अंदर कौन सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, उस इंप्रूवमेंट को आप वाजे करते हैं। और आखिर में जो है आप मज़ीद जो है कोई और पहलू जो है आप वाजे करते हैं कि अच्छा पहलू के और कौन सा अच्छा पहलू है। तो इससे क्या होता है कि जो आपका जो सुनने वाला होता है वो ज़रा और ज़्यादा खुश हो जाता है कि यार मैंने जो काम किया है उसके अंदर गलतियाँ ही नहीं हैं, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि मेरे पढ़ने वाले को अच्छी लगी हैं और बहुत ज़्यादा मुअस्सर भी हैं। तो इफेक्टिव फीडबैक जो है वो देना सीखिए। महज तनकीद बराए तनकीद नहीं होना चाहिए, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह जो है वो फीडबैक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस होता है। तो होपफुली आज हमने जो पढ़ा है ये जो प्रोसेस राइटिंग की मुख्तलिफ स्टेजेस के बारे में, आपने इसको बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा। तो इसकी समरी को जो है आप ज़रा गौर कीजिए और जब आप एसेस लिखें तो इन सारी स्टेजेस को सामने रखें। मज़ीद हम इस हवाले से जो है जो मज़ीद आइडियाज़ हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सामने